दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव फिर बहुत बढ़ गया है और ये नौबत आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसी दिन से जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के जो गुनहगार हैं वो अब तक पकड़े नहीं गए और आतंकी हमला किसकी शाह पर हुआ, इसके बारे में भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ये पाकिस्तान की शाह पर हुआ है। पाकिस्तान संरक्षित आतंकवादी हैं। अब इसको लेकर विवाद चला, लेकिन आज की स्थिति ये है दोस्तों कि बीती रात 1:15 के आसपास जो एयर स्ट्राइक की इंडिया ने कश्मीर में या जम्मू के क्षेत्र में सरहदी इलाके में जो आतंकी आमतौर पे हमले करते रहते हैं, वो जिन-जिन इलाकों में उनके अड्डे हैं, उन सभी अड्डों के आसपास या उन अड्डों को निशाना बना करके एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स के जो स्ट्राइकर्स हैं, जो जो स्ट्राइक करने वाले जहाज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो शामिल थे। कौन-कौन थे इसके बारे में हमारी आर्मी ने, भारत सरकार की तरफ से ये डिटेल आ चुका है। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बात ज़रूर बताएँगे आपको, जो आमतौर पे ये निशाना साधा गया है, वो बहावलपुर में है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर और ये जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर माना जाता है। मुरीदके में हुआ है, जो सांभा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है। मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे, ऐसा बताया जाता है। गुलपुर में हुआ है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था, ऐसा बताया जाता है। फिर सवाई बिलाल, कोटली, बरनाला और सरजाल। बरनाला भारत वाले पंजाब का नहीं बल्कि उधर की पाकिस्तान, वहां भी बरनाला एक है। सरजाल और महमूना, इन इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई थी और एयर स्ट्राइक जो हुई उसमें कितने हताहत हुए, इसको लेकर अलग-अलग आंकड़े आए हैं। पाकिस्तान साइड से कुछ कहा गया है, इधर से कुछ कहा गया है। एग्जैक्टली क्या है, अलग-अलग एजेंसियों की अलग-अलग रिपोर्ट है। हम इनके बारे में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद खबर पेश करना नहीं है। वो ऑलरेडी आपके पास है, आपने देखा है, टेलीविजन पर, रेडियो पर सुना है, दुनिया भर के वेबसाइटों पर ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन आज दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये क्या होगा इसका? ये विराम यहीं पर है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके लिए भारत ने, हमारी सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ये पाकिस्तान की शाह पर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। गिरफ्तारी होना, पूछताछ किया जाना और फिर भारत को रिपोर्ट करना कि हाँ जी, हम आपके कहने पर हमने ये किया है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने कभी शह नहीं दी है, हमने ये जो आतंकी हमला है वो हमने नहीं कराया है, हमारा कोई इसमें आदमी इन्वॉल्व नहीं। इस तरह की बातें उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस में भी कही और दूर-दूर तक प्रसारित भी करवाई। लेकिन भारत इसको बिल्कुल खारिज करता रहा और कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई हमला इस तरह से किया जा सके। हमले का जो पैटर्न है वो साफ बताता है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित या पाकिस्तान संरक्षित आतंकवादी ही इसमें इन्वॉल्व है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का को मैं लगातार कवर करता रहा अपने रिपोर्टिंग की लाइफ में, तो मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में दो तरह से आई मीन आतंकी हमले होते हैं। एक तो जो होम ग्रोन मिलिटेंसी है, यानी जो ज़मीनी माने वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो परिदृश्य है, वहाँ का जो इलाका है, उस इलाके के अपने जो आतंकी होते हैं, एक तो वो होते हैं जो आतंकी हमला करते हैं और दूसरे निश्चित रूप से पाकिस्तान द्वारा संरक्षित, प्रशिक्षित या उनको इस्तेमाल जो करती है सरकार वहाँ की, आईएसआई हो या फ़ौज हो, उनके द्वारा जो लोग भेजे जाते हैं। क्योंकि सरहद बहुत ही अ, इस तरह की है कि फाँद करके आ जाना, क्रॉस कर लेना नालों के ज़रिए बहुत आसान है। तो कई जगह कटीले तार लगाए गए हैं, लेकिन कई जगह नहीं भी हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये जो घुसपैठ होती है, कई बार तो घुसपैठ इधर से उधर भी होती है, क्योंकि इधर के लोग जा करके वहां पर प्रशिक्षित होते हैं और फिर वही प्रशिक्षित लोग इधर आते हैं, यानी आतंकी। तो ये दोनों तरह के आतंकी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहलगाम में भारत सरकार का कहना है, उसकी एजेंसियों का कहना है कि ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी थे, उनके द्वारा संरक्षित थे। बहरहाल हम इस पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि न तो ठोस प्रमाण मेरे पास है और न तो इस बात को इनकार करने वाला कोई तथ्य किसी के पास है। आमतौर पे पाकिस्तान की भूमिका रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी जम्मू कश्मीर में बड़े वारदात हुई है, उसमें उनका हाथ रहा है अनेक मौकों पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ इतने वर्ष के बाद, पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ काफी दिन बाद, तो उसके लिए अगर गुनहगार ठहराया गया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को सफाई देनी चाहिए थी। पाकिस्तान को अपने ठोस कुछ तथ्य देने चाहिए थे इस बारे में, या कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद यहां से स्ट्राइक किया इंडिया ने। अब जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद तत्काल बाद जम्मू कश्मीर में, खासकर जो जम्मू का इलाका है और कश्मीर वैली का भी, दोनों सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने भयानक गोलाबारी किया है। इसको जिस तरह की शेलिंग की गई है, ये बंदूकें केवल नहीं चली हैं, गोले चले हैं। और जो अपनी जानकारी है, अपने सोर्सेज के जरिए हमने भी जानकारी ली, बहुत सारे लोगों से बात की मैंने फोन पर, और वहां के जर्नलिस्टों से भी बात हुई, अन्य लोगों से भी बात हुई। तो जो अभी जानकारी है, मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स की, इकोनॉमिक टाइम्स की जो वेबसाइट है, उन पर भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 लोग मारे गए हैं इंडिया साइड में, उनकी शेलिंग से, पाकिस्तान की शेलिंग से, जो एयर स्ट्राइक के रिटेलिएशन में उन्होंने ये किया है। और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, 12 से भी अधिक मारे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 10 मारे गए हैं। बहरहाल हम इसमें भी नहीं जाएंगे। इसको जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा, इसके बारे में वो सही आंकड़े देगा। लेकिन जो प्रशासनिक सूत्र हैं, वो भी मानते हैं कि गोलाबारी हुई है, और उसमें ये भी मानते हैं कि लोग हताहत हुए हैं। इसी तरह से उड़ी के इलाके में भी बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई है। वहां क्या हुआ है हम नहीं जानते, इस बारे में हमारी हमारी कोई सूचना नहीं है, लेकिन शेयरिंग में काफी बर्बादी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, ये जो स्थिति पैदा हुई है, हमारा सवाल यही आज है कि क्या यहीं पर दोनों मुल्क ठहर जाएंगे, एक विराम लग जाएगा, हालात इससे ज्यादा और नाजुक नहीं होंगे, शेलिंग का, गोलाबारी का जो नियमित दौर एक दौर में रहा है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, फिर उसका रिवाइवल नहीं होगा, वो बुरे दिनों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, कई लड़ाइयां हो चुकी हैं, कई जंग हो चुकी है। कभी आतंकवाद के खात्मे के नाम पर, कभी दूसरे टेंशन्स, दूसरे जो तनाव पैदा हुए उनको लेकर। लेकिन इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के जो मसले हैं, जो जटिलता उसकी है, उसका समाधान नहीं हो पाया, लिहाजा आज तक वो चला आ रहा है। और हालात ये रहे कि युद्ध विराम भी लंबे समय तक नहीं हो पाता था, सीज फायर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और उसकी वजह से सीमा पर अक्सर गोलाबारी होती थी और बहुत सारी जानें जाती थी। हमारी सरहद पर जो गांव बसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वहां गोलाबारी से कितने लोगों की बर्बादी होती थी, ये एक रिपोर्टर के तौर पे मैं लगातार जाता रहा एक दौर में, 97 से लेकर के, और 2006, यस, 2004 2006 तक मैं नियमित रूप से जाता था, जब जब मेरा अखबार मुझे असाइन करता था वहां। और जो करगिल का कॉन्फ्लिक्ट, जिसे बहुत सारे लोग करगिल वॉर कहते हैं, हालांकि वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो वार नहीं था, युद्ध नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन करगिल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कवर करने वाला एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी मेरी तैनाती वहां थी अपने अखबार से, जिस दिनों मैं नौकरी करता था अखबार में।
तो मैंने देश के एक बड़े अखबार समूह के हिंदी पेपर में मैंने काम करते हुए करगिल भी कवर किया और कई दिनों तक करगिल के आसपास के इलाकों में घूमता रहा और युद्ध को कवर करता रहा। तो मैंने जो महसूस किया है कि उस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जब भी टकराव होता है, जब भी अशांति होती है, तो बहुत सारी निर्दोष जानें जाती हैं और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोगों का खाना-पीना, शादी-ब्याह, कारोबार, रोज़गार सब कुछ बर्बाद होने लगता है या ठप होने लगता है। यही सब सोचकर दोनों देशों में एक दौर में वार्ताओं का दौर चला और एक मुकम्मल सीज़ फायर 2003 में हुआ। संभवतः ये नवंबर का महीना था। यस, नवंबर का महीना और नवंबर 2003 में जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से सरहद पर हालात सुधर गए। लोगों की जो क्षति या डैमेज जो हो रहा था, लंबे समय से वो रुक गया। लेकिन अब सिलसिला फिर आज जिस तरह की गोलाबारी हुई है जम्मू में, खासकर पुंछ इलाके में, जम्मू क्षेत्र के जम्मू जम्मू संभाग के पुंछ इलाके में ज़्यादा हुई है, भयानक हुई है, ऐसा लोग बताते हैं उसी इलाके के। मैंने जम्मू में कुछ लोगों से बात की जो बहुत ही समझदार और अ, बहुत ही देशभक्त और बहुत संजीदा लोग हैं और उन लोगों ने भी बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें खबर मिली है। उन लोगों ने उन इलाकों के लोगों से भी बातचीत की, प्रशासन से भी बात की है, वे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो जो हालात हैं शेलिंग के वो बड़ी भयानक है। अब कहना मेरा ये है कि ये एक तरफ एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ शेलिंग, ये जो सिलसिला है, क्या इसके बाद ये माना जाए कि अब सब कुछ ठप हो जाएगा? एक विराम लगेगा या हालात और खराब होंगे? कुछ मुल्कों ने दुनिया के कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो तो बहुत ही अजीब बातें बोल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि शर्म करना चाहिए, शेम और कभी कहते हैं कि ये तो सैकड़ों साल से ये लड़ रहे हैं भारत-पाकिस्तान, अब उनको मालूम नहीं है कि भई ये भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ था। आई मीन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के देशों के बहुत सारे जो सीरियस और पॉलिटिशियन हैं, जो चुने हुए नेता हैं, वो भी इस पर बोल रहे हैं और दुनिया में मैं समझता हूँ फ्रांस, जर्मनी हर मुल्क की तरफ से लोगों ने अपनी बात कही है, कमेंट किया है। आम तौर पे भारत के पक्ष को बहुत मजबूती से लिया है दुनिया ने, क्योंकि भारत का कहना है कि आतंकवाद अब तक हम झेलते रहे हैं और ये सब पाकिस्तान की करतूत है। पाकिस्तान इस पर अफ़सोस नहीं ज़ाहिर करता और न तो आतंकी जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है, जिसको वो संरक्षित करता है, उसको ख़त्म करने की बात नहीं करता। और नाम दिया जाता है जैश-ए-मोहम्मद हो या आपका लश्कर-ए-तैयबा हो, पहलगाँव में जो हमला हुआ उसमें भी लश्कर-ए-तैयबा का ही एक जो चहबच्चा है, कोई रेजिस्टेंट फ्रंट, उसने ज़िम्मेदारी ली। अब सवाल इस बात का है कि ये सब अगर होता है और उसकी सरजमी से होता है, तो पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पाकिस्तान क्यों खुराफात करता है? इतने वर्षों से चल रहा है सिलसिला। तो ये भारत की जो एक जेन्युइन ग्रीवांस है, मैं समझता हूँ कि उस पर पूरी दुनिया की एक सहानुभूति भारत के साथ है और यही बात है कि भारत को मैं समझता हूँ कि दुनिया की सहानुभूति का ज़रूर समर्थन और उपयोग करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान की घेराबंदी इस तरह कर सके कि वो दबाव में आकर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आतंकी संगठनों का, आतंकी गिरोहों का खड़ा किया गया है, उसको नेस्तनाबूद करने पर वो तैयार हो जाए और इसके लिए चौतरफा घेराबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो सरहद पर गोलाबारी वो कर रहा है, इससे निर्दोष जानें जा रही हैं, उनको रोकना भी ज़रूरी है। अब देश में दूसरे जो हिस्से जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, कोई भी सूबा, अब वहाँ पर ज़रूर ये होता है कि देशभक्ति जगती है लोगों की और जगनी भी चाहिए। अपने देश की सुरक्षा का प्रश्न है। लेकिन झेलते सरहद के लोग हैं।
और जहां पर इस तरह की स्थितियां नहीं पैदा होती हैं, वहां के लोग उनके दर्द को नहीं समझ पाते, सरहदी इलाकों के लोगों के दर्द को। तो दोनों में बड़ा फर्क है दोस्तों। और मैंने करगिल वार कवर करने वाले एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने देखा है कि युद्ध क्या होता है। इसीलिए मेरा सवाल है कि जो स्थितियां पैदा हुई हैं, यहां विराम लगेगा या हालात और खराब होंगे? मेरा एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे स्पष्ट मत है कि खराब हालात नहीं होने चाहिए। और युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान आज के दौर में युद्ध नहीं है। कभी रहा होगा, लेकिन आज के दौर में नहीं है। और ये भारत के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी। जब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग का हवाला आया था, संदर्भ आया था, तो एक बार स्वयं उन्होंने कहा था कि युद्ध मसले का समाधान नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस बारे में जरूर कोई इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। और ये जो स्थितियां बनी हैं, उनमें ऐसा इंटरवेंशन हो कि जो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है निर्दोष लोगों पर, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ आतंकवादी है, आतंकवादी तो उधर ही है, तो निर्दोष लोगों पर जो एक शेलिंग हो रही है, उसको फौरन रोका जाए। हर हालत में दबाव डाला जाए पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर। युद्ध विराम को तोड़ा न जाए। अगर पहलगाम न हुआ होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। और पहलगाम अगर हुआ है तो पाकिस्तान को जरूर उस पर सोचना चाहिए कि उसने क्यों आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का, जो भारत बार बार उसको सजेस्ट करता है, डिमांड करता है, उस पर वो क्यों नहीं विचार करता। आखिर वो क्यों बैठा रखा है अपने यहां ऐसे लोगों को? नाम तो सभी को मालूम है, कोई नाम छुपा तो नहीं है। तो ये पाकिस्तान अगर कर सकता है और कर देता है, तो मैं समझता हूं कि भारत को भी संतुष्टि हो जाएगी। दुनिया के तमाम मुल्कों को इस बारे में पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूंगा कि युद्ध विराम जो 2003 में हुआ था, उसके बाद सरहदी सूबे में अपेक्षाकृत शांति आई थी। लोगों के जीवन में जो एक डर का, आशंका का, भय का हमेशा एक माहौल रहता था, वो खत्म हुआ था। हमने सुचेतगढ़ से लेकर के और अब्दुलिया गांव जो जम्मू के इलाके में है, पुंछ, राजौरी, इन सभी इलाकों में मैंने घूमा था और मैंने देखा था कि दीवालों में कैसे छेद हैं, गोलियों की बौछार या शेलिंग की। घरों में कभी पशु मर जाते हैं, कभी तमाम तरह की ट्रेजेडी हो जाती हैं। तो वो हालात बदले थे 2003 के बाद। जरूरत इस बात की है कि सरहद पर युद्ध विराम डिसरप्ट न हो, वो कायम रहे। आतंकवाद से पाकिस्तान स्वयं भी स्वयं भी वो जानता है कि आतंकवाद क्या है। वहां भी बहुत सारे विस्फोट समय समय पर होते रहते हैं। इसलिए मेरा एक कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहिए कि जो भारत विरोधी आतंकी जो गिरोह हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान खत्म करने पर तैयार हो और एक मुकम्मल इस तरह का एग्रीमेंट बने। मुझे लगता है कि हालात सुधर सकते हैं। हमारी सरकार, हमें विश्वास है एक नागरिक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने मुल्क के लोगों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए उसकी जो ग्रीवांस है, उसकी ग्रीवांस पर, उसकी शिकायत पर, उसकी उसकी अपेक्षाओं पर पड़ोसी मुल्क को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाकी एयर स्ट्राइक के बारे में और शेलिंग के बारे में बहुत सारी जो डिटेल्स हैं, वो विभिन्न एजेंसियां आपको जरूर देंगी। और आप हो सकता है कल परसों भी बहुत सारी जानकारियां मिले। लेकिन क्योंकि बहुत सारी जानकारियां धीरे धीरे आती हैं ऐसे दौर में, जब दोनों मुल्कों के बीच का मामला होता है, तो हर जानकारी तुरंत डाइवल्ज नहीं की जाती है।
और ये ठीक है, स्ट्रेटजी के हिसाब से, टैक्टिक्स के हिसाब से भी सही है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जो हुआ उसके बाद विराम ज़रूर लगना चाहिए, वरना हालात कहीं भी जा सकते हैं। जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंग, हम फिर कह रहे हैं बिल्कुल आखिर में, कि मसलों का समाधान नहीं है। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।